Hello, guys. Welcome to Inspiring Minds. I am Ashrey Khanna, and you're looking at me after a very long time. I know you must be missing me, right? So, there are so many things to tell you, but this video is not about that. I want to make sure that this video is something which will help you immensely. And इस वीडियो में हमारे साथ एक इतना important बंदा है who has gone through all the struggles, all the obstacles, and he has passed, he has cleared his MCI exam with brilliant score, who is none other than Dr. Arvind. Hello guys. So आज हम सब कुछ इसकी जर्नी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. इसने कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या किया और अल्टीमेटली इसका क्या रिजल्ट था. So without wasting any time, let's get directly onto it. So Arvind, welcome to our podcast, welcome to Inspiring Minds once again. तो क्या लग रहा है, पहले तो इनिशियल क्या फीलिंग्स हैं, कुछ शेयर करो अपने बारे में. फीलिंग्स मिक्स्ड हैं, नॉस्टैल्जिक हैं. आपको इतने दिन के बाद देख रहे हैं, इंस्पायरिंग माइंड्स को इतने दिन के बाद देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच. मेरी भी सेम फीलिंग्स है. सो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी के बारे में. बहुत टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे कुछ ऑथेंटिक, कुछ रियल सक्सेस जर्नी का. सो मुझे थोड़ा सा बताओ कि इनिशियल डेज आपके एमबीबीएस अब्रॉड के कैसे थे और क्या क्या चैलेंजेस आपने इनिशियली अपने पहले 1-2 साल में फेस किए. No, as I can say, when I went to Ukraine first time, it was totally new experience. नए लोग, नया कल्चर, नई जगह, नया खाना. तो शुरू में सबसे पहले जाते ही तो दिक्कत आई थी लैंग्वेज की. एयरपोर्ट आए, पता नहीं क्या बोल रहे हैं लोग. हॉस्टल्स आए, खाना पता नहीं क्या मिल रहा है. सुपरमार्केट्स गए, समझ ही नहीं आ रहा कि लोग किसको क्या बोलना है, क्या करना है. उसके बाद ऐसे ही टाइम चला गया, 3 महीने 4 महीने, पता भी नहीं था क्या कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ें. कोई डिपार्टमेंट्स आ रहे थे, बस जा रहे थे कैसे भी करके. रिवर्क्स लग रहे थे शुरू में काफ़ी ज़्यादा. मेरे को तो शुरू में ही ये हो गया था कि यार पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा कुछ. तो काफ़ी चैलेंजिंग था, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था शुरू में. सोच के क्या गए थे पहले, जाने से पहले क्या फीलिंग्स थी और वहां जाके क्या मिसमैच हुआ जाने अपने के आप में, वहां के सारे सिस्टम में क्या लगा. जाने के बाद तो सबसे पहले तो होता है ना कि वाह यार एमबीबीएस कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही होगा, मजे आएंगे, ये है वो है. लेकिन शुरू में जाके धीरे धीरे सब्जेक्ट्स आए, प्रोफेसर्स ने क्वेश्चंस पूछे, तो सब निकल गया कि नहीं यार थोड़ा टेढ़ी की रहे, रियलिटी थोड़ा रियलिटी जाए, काफी शुरू में मिल गया था. अच्छा. और क्या चैलेंजेस बेसिकली रहे पहले 1-2 साल में एकेडमिक्स को लेके? पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे या पढ़ नहीं पा रहे थे? क्या इनिशियल चीजें क्या थी? मेरे को वो शिफ्ट, उस ट्रांजिशन के बारे में थोड़ा सा बताओ. सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जैसे हम स्टूडेंट लोग जाते हैं तो हम पहले होते हैं घर पे रहते हैं, पेरेंट्स देख लेते हैं क्या कर रहे हैं, क्या वहाँ पे कोई नहीं होता. तो सबसे जो मेरे को खतरनाक चीज़ लगी जो हमें मिलती है वो होती है इंडिपेंडेंस. वो इंडिपेंडेंस को, उतनी इंडिपेंडेंस को संभालना बहुत मुश्किल होता है. तो नहीं संभाल पाया मैं शुरू में. नहीं पढ़ रहे थे, घूम रहे थे, चीज़ें देख रहे थे कि उस टाइम आई वॉज 19. सो शुरू में कि हाँ क्लब, हाँ देखना है, क्लब भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है. या सीनियर्स इधर जा रहे हैं तो हम भी वही करेंगे कि सीनियर्स कर रहे हैं तो हाँ ये कर लेते हैं, हो जाता है. कुछ सीनियर्स भी ऐसे मिलते हैं कि वो बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा, कुछ नहीं होता, चल जाओ, चले जाओ. आगे हम जाके देख रहे थे उन सीनियर्स को बैक लग रही है, बाकी जाके आगे पता चला कि और सब चीज़ें हो जाती हैं धीरे धीरे. खाना भी अडोप्ट कर लेते हैं हम लोग. लेकिन हाँ स्टडी ऐसी चीज़ है कि जो काफ़ी लेट समझ आती है 90% लोगों को. तभी एफएमजी स्कोर 10%, 8% है, क्योंकि उतने ही लोग समझ पाते हैं चीज़ें सही क्या है, सही नहीं, जो सही नहीं है. और ये वीडियो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये रिलेटेबल आपको लगेगा. और मेरा मन एक्चुअली में अरविंद को ही बुलाने का इसलिए भी था क्योंकि मुझे अपने जैसा लगता है ये. लाइक मेरी भी जर्नी मोरलेस इसके जैसी ही थी. इतना सीरियस इनिशियली नहीं था. सेम आपको आज इसकी कॉन्वर्सेशन में पूरा यही लगने वाला है कि पहले क्या चीजें बिल्कुल नहीं थी और बाद में क्या चीजें इसने सारी हटा दी, जो भी इसके डिस्ट्रैक्शंस थे. तो वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने डिस्कस किया कि जो भी लगता है इनिशियली हमें नहीं समझ में आता है, हम किस टाइप के वर्ल्ड में आ गए और वो फ्रीडम को यूटिलाइज करने की जगह कई बार हम अब्यूज करने लग जाते हैं और अननोइंगली हम ये करते हैं. तो ठीक है, इसी चीज से आप मुझे बताओ कि आपने कब रियलाइज किया कि अब एकेडमिक्स को सीरियसली लेना पड़ेगा, नहीं तो भाई नहीं चलेगा. ये वाला कभी लगा भी, या लगा तो कब लगा, कैसे लगा?
शुरू में क्या हुआ, थोड़े दिन में ही वहाँ पे एक लिस्ट आती होती है कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप क्लासेस बंक कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट वाइज लिस्ट आती है, एक्सपेल लिस्ट बोलते हैं वहाँ पे। तो बड़ा बोलबाला है उस लिस्ट का। तो शुरू में ही मेरे को डीन ऑफिस में लोग जानने लग गए थे कि हाँ, ये लड़का है जो क्लास में सबसे पीछे रहता है, इसका लिस्ट में नाम आ जाता है। एक लिस्ट में नाम आया, 2 में नाम आया, वार्निंग्स मिली। भैया ने, आश्रय भैया ने काफ़ी बोला कि यार पढ़ ले, ऐसे नहीं, सीरियस है, एक्सपेल हो जाएगा। मैं छोटा कि यार छोड़ो ना, ऐसे भैया तो बोलते ही रहते हैं। तो फिर ऐसे ही सेकंड ईयर आ गया तो फाइनल लिस्ट आ गई थी एक। तो उस टाइम पे फिर भैया ने भी काफ़ी हेल्प की, डीन ऑफिस भी बात की, बोला कि भाई चांस दो इसको। फिर थोड़ा सा भैया ने पीछे से ही कभी घर पे भी फ़ोन कर दिया मम्मी को, मम्मा का फ़ोन आ रहा है कि ये कैसे कर रहा है। मैं तो सोच रहा था ये चीज़ें घर पे पता ही नहीं लगनी, कभी ऐसे ही चलता रहेगा, आराम से मज़ा आ रहा है, फेरी वर्ल्ड टाइप दुनिया चल रही थी। तो फिर ये पता चला कि 1 वीक में तो निकल जाएंगे। फिर उस 1 वीक में दिन रात पढ़ के 3-4 सब्जेक्ट के रिवर्क भाग भाग के शनिवार को रात को 7-7 बजे तक खड़े रहते थे वहाँ पे। तो फिर धीरे धीरे शुरू में तो भैया पे गुस्सा बहुत आया कि यार मम्मी को बता दिया, ऐसे करेंगे, ऐसे कैसे, नाम नाम के भैया, ऐसे भैया थोड़ी होते हैं। तो फिर हाँ, अब ये चीज़ जाके मैं अपने पास जाके सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि अगर भैया ने ये ना किया होता तो शायद आज मैं उन सीनियर्स की तरह होता जिनका लोग एग्जाम्पल दे रहे हो कि बैक लग गई है, या फिर मैं 3 साल गौतम नगर में बैठ के चाय पीते पीते किसी को बता ही रहा होता कि यार मुश्किल एग्जाम नहीं होता है, नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी शुरू में ही रियलाइज हो गया था सेकंड ईयर के एंड तक, वो नहीं हो पाता अगर आश्रविया नहीं होते तो। मेरा तो सिर्फ एक छोटा सा रोल है, बट हाँ, यही इनिशियली हमने ये जो स्टार्ट किया था इंस्पायरिंग माइंड्स की, सारा सारा जो एक हमारा मोटिव था उसमें यही था कि बच्चे जब बाहर जाते हैं तो यूजुअली पेरेंट्स को होता है कि हाँ चले गए हैं, ज्यादा तंग ना करें बच्चों को जो भी है, और कई बार बच्चे खुद भी थोड़ा सा इग्नोर करने लग जाते हैं। तो जैसे स्कूल्स में पीटीएम वाला एक कल्चर रहता है, हाँ वो एक हद तक गलत भी है, लेकिन उसका जो सही वाला पार्ट है वो भी हम यूज कर सकते हैं, तो वही मैंने किया। अरविंद उन बच्चों में से था जो इनिशियली नहीं कर रहा था, तो जरूरी था मुझे इसको समझाने के बाद एक वार्निंग देके सेकेंड वार्निंग में कि भाई अब घर पे बताना पड़ेगा कि इट्स हाई टाइम, अगर अब भी नहीं स्टार्ट करेगा पढ़ना तो आगे आगे बहुत मुश्किल होने वाली है। आई गेस मैंने ये भी बोल दिया था कि आप इसको वापस बुला लो, ऐसे हाँ, नहीं चलेगा। और तो तब मेरे को बड़ा ये था कि यार भैया लेके आए मेरे को यहाँ पे शुरू में, कि बोल रहे थे कि मेरा छोटे भाई जैसा है, अच्छा पढ़ना है, बोल रहे हैं कि हाँ इसको वापस भेज दो, अब नहीं करेगा। तो घर पे कैसा था, सब घर वालों ने फिर डांटा था, क्या किया था? हाँ, जैसे कि हम सब लोग ज़्यादातर जो बाहर जाते हैं पढ़ने, वो मोस्टली हम इंडियन प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमें सबका अलग स्ट्रगल होता है, सबके पेरेंट्स का अलग स्ट्रगल होता है, कुछ लोन पे होते हैं। तो हमें खुद अपना डीप पता होता है कि घर वाले कैसे पढ़ा रहे हैं। बस वहाँ पे जाके उस चीज़ को वो नेगलेक्ट करते करते इतना हो जाता है कि वो चीज़ पे हम, जो हमारी प्रायोरिटी होती है, उसको भूल जाते हैं। तो घर वालों ने इमोशनल भी हुए काफ़ी, बोल रहे थे कि वापस आ जाएगा, क्या करेगा, जो लोग जिनको इतना लड़के हमने भेजा, जो लोग बोल रहे थे कि ये कुछ नहीं करेगा। मेरे को ये भी था कि रिलेटिव थे मेरे जिन्होंने बोला था कि 1 साल में ये वापस आ जाएगा, और हम शर्त लगा रहे हैं, ऐसे लोग थे। तो पापा ने यही बोला था कि भाई मेरा बेटा है, मेरे को विश्वास है ये सही करेगा, पर ये चीज़ जाके मैं भूल गया था वहाँ पे। हाँ, पर रियलाइजेशन हुआ, सही टाइम पे हुआ, आज सब सही है। आज अंकल देख रहे होंगे तो प्राउड फील कर रहे होंगे। हाँ, प्राउड भी और गुस्सा भी, उस टाइम की चीज़ें पापा को पता नहीं है। नहीं नहीं अंकल, गुस्सा मत करना, आप कर लिया है लड़के ने। सो वेरी गुड, मूविंग ऑन। तो इतना कुछ जब था, जब सब स्केप्टिकल थे, सबको डाउट होता था, खुद के रिलेटिव्स को, नेबर्स को, अपने कलीग्स को ग्रुप में, कि ये तो नहीं कर पाएगा, ये तो जब 1 साल में जाने वाली चीज थी, तो ग्रुपमेट्स भी कई ऐसे होंगे कि यार ये तो पढ़ता नहीं है। तो उस चीज को कैसे टैकल करते थे? शुरू में ग्रुपमेट्स थे, मैं क्लास में आंसर नहीं करता था, तो लोग ऐसे थे, कुछ 2-3 लोग ग्रुप में, जो सीधा बस ऐसे ही बोलते थे कि मेरी बारी आती थी आंसर करने की, ऐसे साइड में बैठ के विस्पर करते थे कि इसका तो नहीं होगा अभी, इसको या तो बाहर भेज देंगे या फिर कुछ सर डांटेंगे। या फिर एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि कुछ पूछ रहा था मैं एक मेरे ग्रुपमेट से कि ये क्वेश्चन भाई थोड़ा बता दो, बोले नहीं तुम्हारे लेवल से ऊपर का है, और हम सेम कोर्स में सेम चीज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ धीरे धीरे मेरे को परेशान करने लगी, तो मैं क्लासेस मिस करने लगा था शुरू में। अच्छा। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग्स इस वजह से हो गई थी कि मैं क्लास इसलिए नहीं जाता था कि लोग बुली करते थे कि यार ये कुछ भी जाते ही फर्स्ट
पैरा में ऐसा हो जाता था कि किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया तो बुरा लगता था कि फिर ये चीज़ धीरे 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 स्टक की कि यार क्यों बुरा लग रहा है, वो लोग भी तो, उनके घर वालों ने भी भेजा है, हमारे भी घर वाले हैं, हम भी पढ़ सकते हैं। तो धीरे धीरे वो चीज़ आई, फ्लो में आए, आंसर करने लगे, तो वो खुद चुप हो गए फिर धीरे धीरे। रिदम बनने लगा तो उनको भी लगा कि नहीं ये भी हम लोग जैसे ही है, मतलब करेगा ये भी। तो आज अगर पीछे देखते हो, लुकिंग बैक, अगर अपने यंगर सेल्फ को बताना हो कि लेट्स से कि आप 2025 में जा रहे हो दोबारा से एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, तो अपने आप को ही क्या समझाओगे कि पहले 2 साल में किन चीजों का ध्यान ज्यादा देना है? पहले 2 साल में पहले तो ये कि हाँ सब सही है, सब करो, थोड़ा बाहर जा रहे हो, कॉलेज लाइफ है, अगर वो भी नहीं की तो फिर क्या फायदा, वो बाद में स्टोरीज नहीं होती कॉलेज लाइफ वाली। लेकिन जो चीज करने जा रहे हो, जो मेन चीज है जिसके लिए घर वाले उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आएगा उसके बाद सब सही करेगा फैमिली को, वो चीज हमेशा रहनी चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे, कि अपना शुरू से लेके चलो, बर्डन नहीं होता लास्ट में एफएमजी के लिए आके प्रिपरेशन की भी जरूरत नहीं है। 6 साल में वही सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, वही आके एग्जाम देना है। तो बस वहाँ पे ये है कि अगर गाइडेंस मिल जाए, थोड़ा मेंटरशिप अच्छा मिल जाए, हैंड होल्डिंग थोड़ी मिल जाए, तो मेरे ख्याल से सब बच्चे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार नीट नहीं होता उस टाइम पे। अब मैं भी तो शुरू में नहीं पढ़ रहा था कि एग्जाम हो गया, तो शुरू में नीट नहीं भी होता, कोई भी कारण हो सकते हैं, शुरू में ना समझो, ना पढ़ते हो, वहां जाके पढ़ने लग जाए। तो ऐसा है कि कर सकता है, कोई भी कर सकता है, बस थोड़ी गाइडेंस चाहिए, तो सब में होता है पोटेंशियल। वेरी वेरी राइटली सेड। तो अब थोड़ा सा जर्नी से शिफ्ट करते हैं एफएमजी प्रिपरेशन की तरफ। तो क्या इनिशियल स्ट्रैटेजी क्या थी कि कैसे करना है? कोई टाइम टेबल दिमाग में था, कोई स्ट्रैटेजी थी, कुछ देखी थी, कुछ सुनी थी, या किस ईयर से स्टार्ट करना है? वो सारा सा एक थोड़ा सा लेआउट दो उसका। मैंने किया था अप्रोक्स 5th ईयर से शुरू। 5th ईयर में महरो से मैंने सबसे पहले ओबीजी की वीडियोस देखी, ऐसे क्वेश्चन शुरू किए, कभी लेक्चर ले लिया, कभी इधर से कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हाँ ये कर लो, इससे हो जाता है। कोई सीनियर ने बोला कि जो अभी कोचिंग कर रहे हैं ये कर लेना आके, कुछ जरूरत नहीं है, बस आके 6 महीने कर लो, हो जाता है। हाँ, जिसने भी आके ये किया कि 6 साल ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ आके 6 महीने में थोड़ा कर लिया, उसका मैं देख रहा हूँ लोग तीसरी बार में पेपर दे रहे हैं। तो यही था कि शुरू में तो जहाँ से इन्फो मिल गई, पता तो होता नहीं है इतना कि तैयारी कैसे करें, एफएमजी न्यू है, एग्जाम है, वहाँ पे यूक्रेन में क्रोक भी था। तो फिर मैंने तैयारी 5th ईयर से शुरू कर दी थी, मेजर सब्जेक्ट्स अपना, वीडियोस देखी, क्वेश्चंस किए। हाँ, ये था कि डेली थोड़ा बढ़ा रहे थे, जहाँ से गाइडेंस मिल गई, लगी वो सही है, वो चीज़ फॉलो कर ली, उसको देखा कि क्वेश्चंस हो रहे हैं तो कि सही था, तो अपने हिसाब से अपने लिए एक कस्टमाइज धीरे 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 कि मेरे को क्या चीज़ नोट सूट करते हैं वीडियो, तो उस हिसाब से 5th ईयर से शुरू कर दिया। अच्छा, तो मतलब वन साइज फिट नहीं था कि एक ही चीज ली उसको नहीं किया, सारी चीजें ली, मिक्स बैग उसका किया, अपने आप को देखा क्या चीज सूट कर रही है, फिर उसके हिसाब से प्लान बनाया। हाँ, तैयारी ऐसे ही करनी चाहिए सबको कि हर आदमी अलग होता है, सब कोई नोट्स पढ़ सकता है लंबे टाइम, कोई वीडियो देख सकता है, कोई ज्यादा क्वेश्चंस कर सकता है। तो जो खुद को पहले 15 दिन रियलाइज होती है ये चीजें कि क्या मेरे लिए क्या सही है, मैं क्या चीज करता हूँ तो क्वेश्चन सही होते हैं, तो वो चीज सबको अपने लिए सेल्फ टेलर करनी चाहिए। वेरी गुड। तो ठीक है, ये आपने बताया कि 5th ईयर से आपने स्टार्ट किया, तो शायद कोई फेस टू फेस कोचिंग नहीं ली इंडिया के, राइट? नहीं, फेस टू कोचिंग कभी नहीं ली। मैरो, प्रेप, टेलीग्राम मोस्टली। अच्छा, फ्री रिसोर्सेज ज्यादा फ्री रिसोर्सेज कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं है आके कोचिंग के इतने पैसे वहां पे 6 साल में लगा के आओ और वही चीज दोबारा पढ़ने के लिए 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए दो, वहां गौतम नगर की पतली गलियों में रहो। लोग बोलते हैं कि गौतम नगर की चाय नहीं पी तो पेपर होगा ही नहीं, तो इसलिए मैं वीकेंड्स पे चाय पीने चला जाता था गौतम नगर। नहीं, और जो ये बोलते हैं कि अगर कोचिंग भी नहीं की, फेस टू फेस नहीं किया, तो वो मटेरियल नहीं बनेगा, हाँ, लोग नहीं पढ़ पाओगे, बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, कभी भी नहीं, घर नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि उनको लगता है कि एफएमजी जैसे होते हैं कि बस चिल करते हैं, तो वो पढ़ तो पाएंगे ही नहीं, कोचिंग के बहाने 8-9 घंटे उनको बैठा देंगे तो क्या पता ठीक हो जाए चीजें। तो ऐसा नहीं है, बस वो है कि खुद के लिए टाइम टेबल बना के उसको फॉलो कर, थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए, थोड़ा पता होना चाहिए कि क्यों कर रहा हूँ। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि ये सेम चीजें मेरे को दोबारा नहीं पढ़नी है, दोबारा मैं ये चीजें नहीं करूंगा, ना मैं करना चाहता हूँ, बस मुझे एक बार में चीजें करनी है और मैंने की है। तो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया? क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स अगर देख रहे हो तो बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स भी हैं, सब्जेक्ट्स भी उनमें से हमारे, तो कैसे उसके लिए करते थे कि इतने लेक्चर्स एक दिन में देखने ही देखने हैं? तो मैंने एक अपना प्लान बनाया था जो दीवार पे लगाया था, तो उसके नीचे मैंने ऐसे छोटे छोटे चिट्स चिपका लिए थे कि आज का मेरा इतना मेरे को करना है
और उसके नीचे मैंने ऐसे पास फेल करके लिख लिया था। तो मैं डेली अपने आप को जज करता था ऐसे कि आज का टारगेट मैंने पूरा किया तो मैं पास पे साइन मार के एक नोटबुक में चिपका लेता था साइन करके कि अच्छा। हाँ आज के दिन में पास हो गया। तो ऐसे ऐसे मैंने रोज मैं पास होता गया। एक दो बार कभी फेल भी हुआ तो बस वो इतने सारे पास हो गए कि रिजल्ट पास आ गया। तो डेली की मतलब आदत ही ऐसी लगाई थी। हाँ वेरी गुड। तो ठीक है, अगर आज अभी बताना पड़े कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस क्या थी, मतलब स्पेसिफिक में अगर नहीं भी जाते कि कोई बुक, कोई लेक्चर्स, कहाँ से करके कैसे मटेरियल अपना कंसाइज करके क्या बनाया? जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिन जो अपना मेडिसिन है, ओबीजी है, पीएसएम है, सर्जरी है, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अप्रोक्स 120-130 मार्क्स तक पहुंचा देंगे हमें। इनको मेन वीडियो से करना ज्यादा सही, अगर टाइम कम है तो। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग आके 5th 6th ईयर में शुरू करते हैं या जो अभी हैं, जो अभी सोच रहे हैं कि यार कैसे करें, तो उन सब्जेक्ट्स का मेन वीडियो पहले कर लेना चाहिए एक बार तो। ठीक है। बाकी जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं उनका रैपिड रिवीजन से काम चल सकता है, लेकिन रैपिड रिवीजन कम से कम 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से कंसाइज चीजों को अब हम याद करेंगे तो रिटेन और ज्यादा कंसाइन होगा, तो उसके लिए हमें 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। वीडियोस या उसके नोट्स? एक बार वीडियोस देख लो, उसके बाद क्योंकि जब हम दोबारा नोट्स पढ़ते हैं ना तो हमें जो टीचर की आवाज थी उस जगह पे जो पॉइंट बोला था वो हमें उस टाइम पे याद आता रहता है कि हाँ ऐसे ऐसे। फिर हम किसी को हम पढ़ाते भी है ना वो नोट्स, तो ऐसा लगता है कि टीचर खुद पढ़ा रहा है, वो चीज सही रहती है। ठीक है, मतलब वीडियोस को भी एक बार से ज्यादा देखना बेटर है। हाँ, रिटेंशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में मेरे को थोड़ा सा अपना डेली स्केड्यूल बताओ। प्रिपरेशन के टाइम में क्या था, कितने बजे उठते थे, कितनी देर पढ़ते थे, कितनी देर क्वेश्चंस, और कब सोने जाते थे? मेरा प्रिपरेशन काफी ज्यादा चल रहा है। मैं किसी को बताता हूँ कि ऐसे प्रिपेयर किया, मैं आराम से 6-6:30 बजे उठता था। फिर उठ के ये था कि थोड़ा सा पिछले दिन जो किया मैंने उसका मैं देख लेता था एक बार, या फिर ऐसे ही रैंडम क्यू बैंक बनाया जो कल पढ़ा था उसका, उससे आइडिया रहता था कि हाँ यार मैंने जो पढ़ा है वो हाँ थोड़ा सही है, रिटेन हुई है चीज़ें। उसके बाद नाश्ता करता था, मम्मी के साथ ही रहता था, मैं और मम्मी फ्लैट में रहते थे दिल्ली बस। तो उससे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन तो उसी चीज़ से रहता था मेरा। उसके बाद 3-4 घंटे आराम से पढ़ता था। फिर लंच टाइम होता था तो मैं और मम्मी खाना खाते थे। तारक मेहता ने काफ़ी सपोर्ट किया ऐसे, रोज़ 1 घंटा लंच ब्रेक हो गया। उसके बाद शाम में 4-5 बजे तक पढ़ के 5 बजे हम वॉक पे जाते थे 1 घंटा। फिर शाम में 10-11 तक पढ़ के 7 घंटे डेली सोता था मैं। वो मस्ट है, वो नहीं करोगे तो थोड़े दिन के बाद चीज़ें खुद रिटेन होना कम हो जाती है। माइंड जितना प्रेशर रखोगे प्रेशर अगर 1 महीने रखना हो तो कोई भी रख लेता है। वो चीज़ कंसिस्टेंसी लाने के लिए हमें ब्रेक्स चाहिए, दिमाग को थोड़ा सा इधर उधर घूमना। मैं वीक में या 10 दिन में एक बार बिल्कुल डे ऑफ लेता था। उस दिन क्वेश्चन किए तो किए, वरना दोस्त से मिलने चला गया या मूवी देख ली, कुछ भी करता था। तो वो तो सबके अपना हिसाब से टेलर करना है कि उनके लिए क्या सही है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि अगर हफ्ते 10 दिन में कोई ब्रेक ले रहा है तो आपको भी लेना ही है। हाँ, वो भी जरूरी नहीं है। अगर हाँ, अगर आप कर सकते हो लगातार, सब में पोटेंशियल नहीं होता। मुझमें ये नहीं था कि मैं लगातार 1 महीने 4 महीने 5 महीने प्रिपरेशन में ब्रेक ही ना लूं या लगा रहूं। तो मैं अपने हिसाब से, मेरे को लगता था कि हाँ इतने दिन करके मैं ब्रेक ले लूंगा तो मैं दोबारा इतने दिन कर पाऊंगा। मतलब वो मोमेंटम अपना बना के रखना है कि एकदम से ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे, बर्नआउट हो जाएगा कि उसके बाद दोबारा स्टार्ट ही ना कर पाए। ठीक है, तो अभी अगर बताना पड़े कि प्रिपरेशन के टाइम पे मेजर चैलेंजेस क्या थे और उनको कैसे ओवरकम किया? सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि हम लोग आए यूक्रेन से वापस। मैंने अगस्त 10 से प्रिपरेशन शुरू किया, तो वो वहाँ पे लास्ट के दिन ऐसे हो जाते हैं कि नहीं पढ़ा जाता। यहाँ पे आके इंडिया में 1 महीना हो गया, मतलब 15 दिन ऐसे हो जाते हैं कि नहीं पढ़ा जाता, तो मोमेंटम होता है ज़ीरो। हमें किताब लेके तब से बैठना है, नोट्स लेके बैठना है, और हमें 10-12 घंटे डेली के धीरे धीरे करके पहुँचना है। और कोचिंग अगर मैंने नहीं ली थी तो कोचिंग में क्या होता है कि प्रेशर होता है, क्लास है वो लेनी है। तो इसमें ये था कि 5 घंटे बैठना है, कोई हमें नहीं देख रहा होता कि बैठना है, हम रूम में बैठे हैं, रील्स भी चल जाती हैं, वो चल जाती है। तो मैंने सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया था। अच्छा। जो सोशल मीडिया जो मेरे को हेल्प नहीं कर रही थी पढ़ाई में, मैंने वो सब बंद कर दी थी। टेलीग्राम था क्योंकि टेलीग्राम पे कंटेंट होता है, व्हाट्सएप पे होता है कि बात कर ली, या फिर दोस्त हम लोगों ने ग्रुप बना रखा था, वहाँ पे हम कस्टमाइज मॉड्यूल बना के कोड डाल देते थे
फिर हम 3-4 लोग, जैसे उसको, मेरे को टेलीग्राम पे अच्छे दोस्त मिल गए थे जो पढ़ते थे, तो हम वो आपके ग्रुप के ही थे? रैंडम मिल गए थे, जैसे कहीं पे क्विज हो रहे थे तो वहां पे जो टॉपर्स होते थे ना, वो कांटेक्ट कर लेते थे एक दूसरे को कि कैसे प्रिपेयर कर रहे हो आप। अच्छा। तो उस एक मेरा दोस्त था अभिषेक, मैं डॉक्टर ग्रे बोलता हूँ उसको, तो उसने मेरे को पैथो माइक्रो पढ़ाई है। अच्छा। और वो प्रीति मैम जितना अच्छा पैथो माइक्रो पढ़ाता है। अच्छा। तो उससे काफी मोटिवेशन मिला। वो मेरे को फोन कर लेता था कि यार आज क्या कर रहा है, ठीक है ये कर रहा है, आज शाम में क्वेश्चन करते हैं, 100 क्वेश्चन करते हैं, मेरे को कोड भेज दिया। फिर हमारा कंपटीशन होने लगा आपस में, हेल्दी कंपटीशन, कभी उसके 2 नंबर ज्यादा आ गए, कभी 100 क्वेश्चन में से। फिर हम धीरे धीरे 50 क्वेश्चन सही करने से हमारी जर्नी 100 में से 90-95 क्वेश्चन सही करने तक की हमने साथ की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब अच्छे स्टडी पार्टनर्स ढूंढे। मतलब आपने स्टडी पार्टनर्स ढूंढे नहीं, रैंडमली मिल गए, तो फिर अपना यूटिलाइजेशन अच्छे से किया टाइम का। ठीक है, तो और क्या चैलेंजेस रहे? सब्जेक्ट्स, पीएसएम यहाँ पे आके फर्स्ट टाइम हमने किया था, तो वो बिल्कुल नई चीज हो गई थी। मेडिसिन बाकी सब हमने पढ़ा था, तो हमें पढ़ना था तो आ जाती थी चीजें समझ में। पीएसएम में क्या था, शुरू में स्टैटिस्टिक्स वगैरह, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस आ गई थी, नेशनल प्रोग्राम्स आ गए थे, चीजें याद रखने का ज्यादा कंटेंट आ गया था। और 1-2 सब्जेक्ट होते हैं, सबके लिए अपने सब्जेक्ट होते हैं। मेरे लिए बायोकेम ऑफ्था थी, तो मैंने उसके लिए लास्ट मिनट रिवीजन रिजोर्ट या जो भी है जैसे करके याद करने की कोशिश की। चीज एक बार में नहीं हुई, 2 बार नहीं, मैंने ओफ्ता 4 बार किया है। अच्छा। कि मेरे को आ क्यों नहीं रही, फिर ऐसे जिद हो जाती है ना कि पढ़ते रहते हैं कि यार मेरे क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ा है, सही क्यों नहीं हुआ, मैं दोबारा पढ़ता हूँ या मैं रिव्यू कर लेता हूँ कि मेरी गलतियां क्या हो रही हैं, वो टॉपिक दोबारा पढ़ा। अच्छा। तो बड़े सब्जेक्ट छोड़ के मैंने ओफ्ता 4 बार कर ली थी कि यार ये चीज मेरे को क्यों नहीं हो रही, ऐसे सबकी हो रही है, बच्चे कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो वो धीरे धीरे पढ़ते हैं ना, तो फिर पढ़ने वाले बच्चे बन जाते हैं। तो वो चीज जो हम सुनते थे ना कि घर वाले बताते कि उसके वो 10 घंटे पढ़ता है, वो 12 घंटे पढ़ता है, तो देखते देखते हम वो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने वाले बन जाते हैं। वेरी गुड। तो अब थोड़ा सा स्पेसिफिक्स में जाते हैं। इतना वास्ट सिलेबस है, तो इसको कैसे ब्रेक डाउन किया, इसके बारे में थोड़ी सी टिप्स हो कि अगर 19 सब्जेक्ट एक गो में देखते हैं तो बहुत ज्यादा दिखता है, तो इसको कैसे ब्रेक किया? मेजर्स में, माइनर्स में, या 2-3-4 सब्जेक्ट आप यूक्रेन से करके आए या यहाँ से फ्रेश स्टार्ट किया? वो थोड़ा सा एक टाइमलाइन थोड़ा सा बताओ, क्या किया? मैं 2-4 मेजर सब्जेक्ट जो मैंने बताया वो मैं यूक्रेन से करके आया था। सिर्फ मेन वीडियोस वो भी थोड़े दिन पहले देखी थी, तो ये था कि हाँ पढ़ा हुआ एक बार, लेकिन ज्यादा पुराना पढ़ा हुआ रिटेन कम ही रहता है। तो फिर आके पहले 2-3 दिन मैंने यही किया था कि प्लानिंग की है कि कैसे काम करना है, कैसे मैं पढ़ूंगा, कैसे सब्जेक्ट करूंगा। तो 19 सब्जेक्ट पेज पे लिखता, कभी मिटाता, कभी ऐसे ही चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने सब में ये सोचा कि हाँ इसके नोट्स देखे, वीडियोस देखी, इतने घंटे की है, फिर मैं इसको इतने में करूंगा। तो मैंने सब्जेक्ट वाइज एक जो एफएमजी में ज्यादा मार्क्स का रहा है उससे एक डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे लिस्ट बना ली। तो उसके आगे मैंने लिख लिया कि हाँ ये है, इसमें 20 घंटे हैं, तो मैं इसको 3 दिन में कर दूंगा या 4 दिन में कर दूंगा। तो फिर डेट वाइज जैसे 10th ऑफ अगस्त से मैंने शुरू किया, तो लिख लिया 10 से 14 फॉर एग्जाम्पल मैं एनाटॉमी करूंगा 4 दिन में। ऐसे करके मैंने सारे सब्जेक्ट्स की एक टाइमलाइन बना ली कि मैं हाँ अगस्त से लेके अक्टूबर तक अपना 15 अक्टूबर तक खत्म कर दूंगा एक बार। अच्छा। हाँ, फिर उसमें मैं डेली टारगेट सकता था कि हाँ इसको खत्म करना है, तो आज मेरे को इतना वीडियो देखनी है, इतने मेरे को क्वेश्चंस करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो पास करवाती है, जो मैंने लोगों को पास होते देखा है, सिर्फ क्वेश्चंस पास करवा देता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक टॉपिक पकड़ो, उस पर आप क्वेश्चन बनाने बैठो खुद, तो आप कितने क्वेश्चन बना लोगे एक टॉपिक पे? 10, 20, 50। तो आप जब 50 क्वेश्चन उस टॉपिक पे कर चुके होगे ना, तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता है जो आप, ऐसा टॉपिक ही नहीं बचता जो अनटच्ड हो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप मिनिमम रोज के 100 क्वेश्चन पे पहुंच जाओ धीरे धीरे। पहले 20 करो, 10 दिन में आदत हो जाएगी, उसके बाद वो चीज हो जाती है। क्वेश्चंस हेल्प करते हैं सबसे ज्यादा। तो कैसे करते थे क्वेश्चन? सुबह करते थे, रात को, या बीच में जब बोर होते थे ब्रेक में, कैसे करते थे क्वेश्चन? मैं जो ब्रेक वाले क्वेश्चन है वो काउंट नहीं करता था मैं। अच्छा। वो टेलीग्राम पे जैसे कोई क्विज चल गया 50 क्वेश्चन का, आ गया, बैठे हैं, तो वो बस ऐसे हो जाता था कि उसमें टेलीग्राम में क्वेश्चन करते हैं तो लास्ट में एक स्कोर आता है, स्कोर कार्ड 10 लोगों का, टॉप 10 लोगों का। तो शुरू में कभी उसमें नाम नहीं दिखा अपना, क्या लगता था कि यार इन लोगों का कैसे सही आ रहा है, इनका नाम आ रहा है। फिर धीरे धीरे आया, 15th रैंक आई, सेकंड आई, ऐसे धीरे धीरे करके आके फर्स्ट सेकंड ग्रुप में लोग जानने लग गए थे धीरे धीरे कि हाँ यार ये बंदा है कोई जो तैयारी कर रहा है। वेरी गुड। ठीक है, तो अब कोई ऐसे सब्जेक्ट जैसे आपने बताया कि पीएसएम और ऑफ्था थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था,
तो उनको कैसे किया, उनको टैकल कैसे किया कि अब जैसे पीएसएम तो मोस्टली मन भी नहीं करता हमारा कि सारा रटने वाला सब्जेक्ट है, इतना मग अप कैसे करें, लास्ट में करेंगे, और नई चीजें आती रहती हैं उसमें कि नई हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, नई स्कीम्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव कोई नई आ गई, तो ये सारी चीजें, तो ये पहले तो करी नहीं थी ज्यादा, तो इसको कैसे किया? रिवीजन से। हम ये सोचते हैं कि लास्ट में हो जाएगी याद, लास्ट में भी तो याद करेंगे तो वो भूल ही जाएंगे ना, तो हम उसको पहले भी करें, एक बार बीच में जो जो क्रैम करनी हो चीजें उनको बीच में भी करें। जैसे किट्स आती हैं उनकी मैंने लगा के नोट्स लगा लिए थे, स्टिकी नोट्स, ऐसे चलते फिरते देख लेते थे, या फिर फोन किया किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो सामने लगा हुआ है उसी में से उससे ही पूछ लेते हैं कि हाँ इसका बता क्या आएगा, तेरे को पता है। तो रिपीटेशन, हाँ रिपीटेशन ही याद करवाती है चीजें। तो उन चीजों का एक ही तरीका है, रिपीटेशन ज्यादा क्वेश्चन। ऑफ्था कैसे किया? ऑफ्था मैंने 4 बार, मैंने जैसा बताया मैंने ऑफ्था 4 बार की, और मैंने ऑफ्था पे कम से कम 500 क्वेश्चन तो कर दिए होंगे, 500 भी ज्यादा, 1000 कर दिए होंगे। ऑफ्था के बहुत क्वेश्चंस किए तो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाया। हाँ, ऑफ्था मेरा 15 में से लास्ट में 13 क्वेश्चन सही है फिर। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो अभी आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि है ग्रैंड टेस्ट, मॉक टेस्ट। तो कैसे करते थे, कब स्टार्ट किया, या डर लगता था, कैसे सिनेरियो में बैठते थे, कहाँ पे देते थे, ये सारी चीजें बताओ। जीटी करना बहुत जरूरी है। पहले तो जो सीनियर बोलते हैं कि जीटी मत करो, पेपर ही देना है, जाके दे दियो, बिल्कुल बिल्कुल मत सुनो। हाँ, प्लान आपके हिसाब से टेलर्ड हो सकते हैं, लेकिन उन प्लान्स में जीटी को डालना वो कंपलसरी है। तो पहली चीज तो जीटी को उसी हिसाब से दो, आपको पता साइट पे दिख जाता है एनबीए एग्जाम किस टाइम लेती है, तो सेम एग्जैक्ट उसी टाइम पे उतना ही ब्रेक लेके पेपर दो, क्योंकि पेपर में एंग्जाइटी होगी, तो वो आप इतनी एंग्जाइटी आपको पेपर में ही होगी तो आपको जीटी में भी होगी, पहले जीटी में, तो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, तो फिर वो एंग्जाइटी लास्ट तक जाती जाती इतनी कम हो जाती है, आपको अपना फाइनल एग्जाम भी एक मॉक टेस्ट जैसा लगेगा। क्योंकि फाइनल एग्जाम में तो जाके डर लगता है, उस दिन का एड्रेनलिन रश अलग होता है। और दूसरा, जीटी आपको बताते हैं कि आपका सब्जेक्ट कौन सा वीक है, कैसा चल रहा है, और दूसरा आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ स्कोर पहली बार दिया, हाँ यार 150 क्रॉस कर लिया, हाँ मैं तो पास हो जाऊंगा यार, मेरे को लग रहा है कि हाँ मैं जीटी में कर रहा हूँ तो वहां भी कर लूंगा। तो जीटी आपको आपका टाइम कैलकुलेट करने में कि आप उतने टाइम में कर सकते हो कि नहीं। एक दूसरा होता है कि आप जब 300 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचोगे तब आपका दिमाग उतना ही चल रहा होगा जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा था। वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप, कोई भी आदमी नया, कोई भी स्टूडेंट जो पहला जीटी अभी देगा, वो लास्ट का क्वेश्चन कर रहे होगा ना 50, तो उसका ऐसा रहेगा कि उसका इतना दिमाग थक जाएगा कि वो बोलेगा कि नहीं यार इनको जल्दी जल्दी करके कुछ भी करके बस टपा देते हैं क्वेश्चन। तो बहुत बड़ा रोल इन दी एंड रिजल्ट में आता है फिर उसकी वजह से। हाँ, तो वो चीज जीटी देने से सिर्फ वही इम्प्रूव कर सकती है उस चीज को। तो स्कोर्स का डर नहीं लगता था जीटी देते हुए? स्कोर का डर लगता था शुरू में, जैसे 135 आए तो मैंने आश्रय भैया को कॉल किया कि भैया मैं तो फेल हो रहा हूँ यार, ऐसे तो पढ़ तो रहा हूँ मैं, सब कर रहा हूँ, अब कैसे फेल हो रहा हूँ। तो भैया ने बोला कि जीटी को ऐसे मत देखो कि ये कितना स्कोर ला रहे हो, तुम इतना देखो कि तुम उतने टाइम में सब सही कर पा रहे हो, स्कोर तो रिवीजन से हो जाएगा सही। तो जीटी के लिए, जीटी मेन चीज होती है कि तुम उतने टाइम में बिना अपने फटीक के वो क्वेश्चंस कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि जितनी गलतियां करनी है वो पहले कर लो, जाके नहीं करनी है वहां गलतियां। टेम्परामेंट बिल्डअप करते हैं मतलब पहले। वेरी गुड, ठीक है। तो प्रिपरेशन की हमने इन दी होल कर ली, बात कैसी है। अगर और स्पेसिफिक्स चाहिए आपको, पूरी स्ट्रैटेजी कि इसने क्या क्या फॉलो किया, तो डू लेट अस नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो। और कोई सब्जेक्ट में और पीएसएम ऑफ्था के अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आई एम श्योर कि अरविंद थोड़ा हेल्प करेगा और स्ट्रैटेजी बनाने में। आप लोग को जो भी चाहिए हो यू कैन लेट अस नो। हाँ, एक चीज और, पहले जूनियर्स ऐसे बात नहीं करते थे कि ऐसे देख रहे हैं कि यार ये तो ऐसे ही है, या फिर जो भी है, या फिर हाँ भैया तो कूल है, कुछ भी हो, भैया क्लब चलना है चलो, भैया इधर चलना है चलो, भैया घूमने चलना है। अभी उन जूनियर्स के फोन आ रहे हैं कि भैया प्रिपरेशन कैसे करूं, भैया 2 महीने बचे हैं, कैसे क्या करना है। तो ये चीज हम इस स्टेज में थे कभी, आज इस स्टेज में आ रहे हैं कि उनको आंसर कर रहे हैं जूनियर्स को, तो काफी अच्छा लगता है। वेरी गुड। तो लास्ट में थोड़ा सा बात करेंगे, लास्ट तक कीप वॉचिंग, कुछ नया जानने के लिए लास्ट में, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा अलग बात करते हैं कि पूरी जर्नी में आपके फ्रेंड्स और फैमिली का क्या रोल था, कि आपने उनको भी कहीं ना कहीं उनका एटीट्यूड अपने टुवर्ड्स बदलता देखा होगा, फील किया होगा, तो वो क्या रोल प्ले किया उनका पूरा आज की सक्सेस में? आज मैं अगर पेपर पास हुआ है मेरा, तो उसमें फ्रेंड्स फैमिली का सबसे ज्यादा रोल है, फ्रेंड्स का भी है। जैसे मैंने आपको डॉक्टर ग्रे बताया था अभी, मैं दिल्ली, जैसे मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में,
तो उस टाइम पे उनका ट्रांसफर हो गया था, अंडमान चले गए थे वो। अच्छा। तो मैं और मम्मी थे घर पे। तो मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे पापा को ये लगता था कि यार छुट्टी मिलती थी, अब घर से इतना दूर है वो, कि छुट्टी मिलती थी, तो उन्होंने 6-7 महीने मेरी तैयारी के टाइम कोई छुट्टी नहीं ली, कभी वो घर नहीं आए। अच्छा। वो बस ये था कि ये डिस्टर्ब होगा, मैं आऊंगा तो बस वो वहां पे इतना अच्छा खाने का भी नहीं है वहां पे, वो कैसे भी करके मैनेज करते रहे कि आ नहीं रहे थे। ये चीज मेरे को लास्ट में पता चली, मेरे को लगा कि पापा को छुट्टी नहीं मिली। ये चीज तो मम्मी ने लास्ट में बताई कि भाई छुट्टी होती थी, वो बताते थे, पर इसलिए नहीं आते थे कि बहन है मेरी, वो उनको सीकेडी है, काफी बीमार है वो, तो वो गांव में अकेली थी, मेरे लिए कि हम अम्मा मेरे साथ दिल्ली रह सके, मेरे को दिक्कत ना आए। तो फैमिली ने मिला के ऐसे इतना किया है ना कि उस चीज को देख के और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है पढ़ने को। और जो रिलेटिव पहले क्रिटिसाइज कर रहे थे, फिर धीरे धीरे आके कुछ का पता चलता है कि कुछ लोग सही में सही थे, वो बस हेल्दी क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि हाँ बिगड़ा हुआ हूं मैं, तो क्या पता ये सुन के ही चिंगारी चल जाए। कुछ लोग बाद में चेंज हो गए, अब मिलते हैं तो हाँ डॉक्टर साहब कैसे हो। तो काफी ज्यादा चीजें बदलती देखी हैं, पर हाँ फैमिली ने बहुत कुछ किया है भैया। फैमिली ने तो, फैमिली का, फ्रेंड्स का, आपका कुछ भी होता था तो जीटी में कम नंबर आ गए तो मैं आपके पास फोन मिला के बैठ जाता था, आप भी उस टाइम पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है। ये सक्सेस सिर्फ अकेले की नहीं होती, बहुत लोगों का बहुत कुछ होता है, और एक फैमिली की सक्सेस है आई थिंक कि उन्होंने इतने साल इन्वेस्ट किया, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने पैसे, और आज जब उनको ऐसा रिजल्ट मिलता है तो वो भी बहुत खुश होते हैं। इवन दो वो नहीं शो कर पा रहे होंगे कि क्या एग्जैक्ट खुशी है, लेकिन जो एक टैग जिंदगी भर के लिए दे दिया आपको। सो थैंक यू टू ऑल दी पेरेंट्स, जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो कई बार एक नेगेटिव मोटिवेशन की तरीके से भी काम करते हैं, जो बोलते हैं कई बार कि यार इससे तो नहीं हो पाएगा, तो वो चीज एक स्पार्क इग्नाइट करती रहती है ना, कि जब बोल दिया यार इससे नहीं हो पाएगा, अच्छा मैं ये भी नहीं कर सकता, तो हम थोड़ा और एक एक्स्ट्रा पुश डालते हैं। जो मेरे बैच वाले थे, जैसे तो रिजल्ट आया उसके 2 दिन के बाद फोन आ रहा है मेरे पास लोगों का, यार तेरा कैसे हो गया, तूने कैसे कर लिया। जो लोग जानते नहीं थे, जो देखा नहीं था, जिन्होंने पढ़ते रूममेट्स थे, तो वो तो देखते थे कि हाँ क्लास भी, लास्ट में क्लास भी मिस कर रहा था तो मैं सुबह 4 बजे तक पढ़ रहा होता था, फिर क्लास नहीं जाया जाता था। तो मेरे पास कम से कम 10 लोगों के यूनिवर्सिटी से फोन आया कि यार तू कैसे पास हो गया, तू कैसे पास हो सकता है। नहीं बिल्कुल सही बात है, ये बेस्ट तरीका है उनको रिप्लाई देने का। और कभी भी कोई भी कुछ भी कर सकता है राइट, कभी भी टेबल्स टर्न किए जा सकते हैं इफ यू आर डेडिकेटेड एंड मोटिवेटेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग। पोटेंशियल सब में होता है, पोटेंशियल सब में होता है, बस वो होता है कि राइट मेंटरशिप की जरूरत होती है, सब कर लेते हैं चीजें। वेरी गुड। तो अभी बताओ कि सेल्फ डाउट के टाइम पे क्या करते थे, जब खुद से लगता था कि यार नहीं अरविंद नहीं कर पाऊंगा मैं, नहीं होगा, बहुत कुछ है करने को, बहुत मुश्किल हो रहा है, लोग ऐसा बोल रहे हैं, तब क्या करते थे, अपने आप को कैसे समझाते थे, कैसे मनाते थे? सेल्फ डाउट, एक तो मम्मा साथ रहती थी, तो हम वॉक पे जाते थे, तो रोज शाम में 1 घंटा मम्मा को मैं सेल्फ डाउट पे ही बताता रहता था कि यार उसके इतने नंबर आ रहे हैं, उसने ऐसा किया है, वो ऐसा किया है। तो 1 घंटा वही था कि मम्मी मेरे को समझाती थी कि कुछ नहीं होता, पढ़ रहा है जो। मम्मी एक बात बोलती है कि इंटेलिजेंट कोई नहीं होता, जो पढ़ रहा है वो इंटेलिजेंट है, जो नहीं पढ़ रहा वो नहीं है इंटेलिजेंट। पूजा करता था, तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है, वो करनी चाहिए, जो जिस रिलीजन का है, जो जैसे जो बिलीव्स हैं वो करने चाहिए। उनसे एक मिलती है, एक एनर्जी मिलती है जो नहीं दिखती है लेकिन खुद फील होती है। या मैं दोस्तों के पास चले जाता था, वहां पे साथ मिलके क्वेश्चंस कर लेते थे। हाँ, तो कभी मूवी देख ली, जैसे कभी कभी एक दिन ऐसा आ जाता था कि नहीं पढ़ा गया, पूरा दिन निकल गया सेल्फ डाउट में कि नहीं यार नहीं होगा मुझसे, अब तो नहीं कर रहा मैं, हाँ अगले अटेम्प्ट में करूंगा अब तो। हाँ ऐसा भी दिन आ जाता था कि ये लगता था कि यार अब तो अगला ही अटेम्प्ट लगेगा, और सब बोलते हैं एफएमजी में अटेम्प्ट लगते हैं, अब तो मेरा भी लग ही गया। फिर नेक्स्ट डे उठते थे तो ये हो जाता था कि नहीं यार, अभी वो सामने पास फेल लिखा दिखता था कि यार मैं कल फेल हो गया, आज भी फेल हो जाऊंगा, तो ऐसे फेल होने की स्ट्रिक थोड़ी बनानी है, यहाँ पे रोज पास होऊंगा तभी तो वहां जाके पास होऊंगा। अच्छा, तो उसमें कितने दिन लगातार ऐसा हुआ है कि लगातार फेल वाला आया हो अपने वो डेली वाले में? हाँ, एक बार मेरा लगातार 3-4 दिन ऐसा हो गया था कि बिल्कुल नहीं पढ़ा, पूरे दिन बस कुछ भी कर रहा हूँ। अल्टरनेट ढूंढ लिए थे, इंस्टाग्राम बंद था तो यूट्यूब पे वो शॉर्ट्स देखने लग गया था, चीजें हो गई थी। दोस्तों के पास बस फोन मिला लेता था कि यार कुछ नहीं हो रहा है, क्या करें क्या करें। तो ऐसे भी दोस्त होते थे जिनका कुछ हो नहीं रहा होता था, तो उनसे बात करते थे तो वो और ज्यादा थोड़ा सा नेगेटिव कर देते थे, तो लूप बन जाता। हाँ लूप बन जाता था, तो सब लोग हो जाते थे। कुछ अच्छे भी हैं, जैसे हरमन है, मेरे दोस्त हैं, हरमन है, मन्नू है, वो सब लोग काफी ज्यादा ऐसे कर देते थे कि नहीं यार तू वहां पे भी तो कर लिया, तूने सब अच्छा कर लिया, तो कर लेगा, अपन सारे ही कर लेंगे। तो
काफी ज्यादा चीजें ऐड ऑन होके ऐसे कर देती है, दोबारा ट्रैक पे ले आती है। तो पॉजिटिविटी ढूंढ लेते थे मतलब। हाँ, वो ढूंढनी पड़ती है, अगर आपको तैयारी करनी है तो खुद ढूंढनी पड़ती है, कभी ऐसे सामने से नहीं आती, सामने से नेगेटिविटी आती है हमेशा। वेरी गुड। तो अभी थोड़ा सा बताओ कि जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो फोकस नहीं कर पा रहे, लंबे टाइम के लिए मोटिवेटेड नहीं रह पाते, उन बच्चों को क्या करना चाहिए? जैसे आपने 2-3 चीजें तो बताई कि थोड़ा सा पूजा करो या ध्यान लगाओ, थोड़ा वॉक करो, थोड़ा कुछ अपने आप को वेंट करने के लिए कुछ चीजें, कुछ और वो क्या स्पेशल कर सकते हैं हटके जो हेल्प करे उनको? पहली चीज तो पेरेंट्स से बात करें। हाँ, सबको लगता है कि यार मैं बताऊंगा कि मम्मी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, वो चीज़ तो पेरेंट्स ओवर रिएक्ट करेंगे कि यार नहीं, क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, ऐसे क्या, ऐसे ही भेजा है, इतने पैसे लगाए हमने, या इतना टाइम लगा दिया, अब कैसे बोल रहा है तो नहीं। तो आप बात करो। हाँ, एक बार थोड़ा करते हैं लेकिन पेरेंट्स समझते हैं। तो जो मोटिवेशन आपको पेरेंट्स से बात करके मिलती है ना, धीरे धीरे बात करो, अगले दिन फिर बात करो। बहन है तो आपके बहन से बात करो, बहनें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं लाइफ में, पूरी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो वो चीज करो। उसके बाद धीरे धीरे तैयारी शुरू करो, एकदम से ऐसे नहीं कि हाँ आज ही 12 घंटे पढ़ लूंगा। आज 12 घंटे पढ़ लोगे लेकिन अगले 12 दिन फिर नहीं पढ़ोगे। बिल्कुल। हाँ, तो कोई छोटा सब्जेक्ट उठाओ, सबसे पहले वो कर लो। एक छोटा सब्जेक्ट करोगे, उसके क्वेश्चन होंगे तो आपको ये आएगा कि हाँ हो रही है, चीजें हो रही हैं। शुरू में मेडिसिन लेके बैठ जाओगे तो वो पूरी होगी नहीं, फिर ऐसा हो जाएगा कि छोड़ दोगे, फिर ये लगेगा कि नया चीजें नहीं होती हैं, अगले अटेम्प्ट में करेंगे। अगले अटेम्प्ट में करेंगे। तो पहले कोई छोटी चीज पकड़ो, वो खत्म करो, उसके बाद उससे जो बड़ा सब्जेक्ट है, थोड़ा फर्स्ट सेकंड ईयर के एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम पकड़ो, माइक्रोबायो पकड़ो। फिर इससे होगा कि आप मेडिसिन करोगे तो बेस अच्छा रहेगा। तो ये चीज कर सकते हैं। डुएबल टारगेट। हाँ, डुएबल टारगेट चूज करो पहले। एकदम खुद को बड़ा टारगेट दोगे, नहीं करोगे, गिल्ट होने लगेगा। और दूसरा नेगेटिविटी फिर ढूंढ ही लेती है कहीं भी। और जो लोग ऐसे करते हैं, आपको लगता है कि थोड़ी नेगेटिविटी दे रहे हैं आपको, उससे उनसे थोड़ा ब्रेक ले लो। हाँ, दोस्ती मत तोड़ो, आपके दोस्त हैं जो भी हैं, लेकिन थोड़ा ब्रेक ले लो। जो चीज लोग मोटिवेट करते हैं उनसे थोड़ा टच में आ जाओ, थोड़ा फालतू बात कर लो, आपको जो लग रहा है सही गाइड करेगा। तो वो तो अब पेपर करना है, वो आपका सेल्फ डिसीजन कि हाँ मुझे आपकी बार करना है। तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा, वो चीज आपको ढूंढनी पड़ेगी। क्योंकि तो स्ट्रगल तो थोड़ी मांगता है पेपर, हर चीज में स्ट्रगल मांगता है, वो तो करना है। वो तो अपना स्ट्रगल है, वो सबको करना है। हाँ, मेंटरशिप मिल सकती है, हमसे मिल सकती है, इंस्पायरिंग माइंड से मिल सकती है, आश्रय भैया से मिल सकती है। तो सब लोगों को अपना मेंटर ढूंढना होता है। नहीं मिल रहा होता है, ऑनलाइन मिल जाता है, इंस्पायरिंग माइंड है, आप बात कर लो। ये जरूरी नहीं है आप इंस्पायरिंग माइंड के स्टूडेंट हो। मैं काफी लोगों को जानता हूँ, जैसे जो अजय बिजारनिया है, वो इंस्पायरिंग माइंड का स्टूडेंट नहीं है, लेकिन जिस दिन पास हुआ वो उसने फोन किया भैया, क्योंकि हाँ भैया मैं पास हो गया। तो हाँ, मेंटरशिप ढूंढनी पड़ती है, वो आप कहीं भी ढूंढ सकते हैं। वेरी राइटली सेड। हाँ, मेंटर्स बेसिकली आपको आपके लिए करेंगे कुछ भी नहीं, बट एक थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता है कि हाँ यार अगर इन्होंने किया है तो हम भी कर सकते हैं। वो एक थोड़ा जिसको पॉजिटिव फीलिंग आपको आती है, थोड़ी सी वाइब आपकी कनेक्ट होती है। सब बातें पेरेंट्स से नहीं कर सकते। वेरी गुड। तो हो गया अपना, बेसिकली हमने प्रिपरेशन के रिगार्डिंग में बात कर ली। अब थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि पूरी प्रिपरेशन में कुछ याद हो जो फनी हो, कुछ डर लगा हो अचानक से, या थोड़ा सा कुछ इंस्पायरिंग हो, या कुछ बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो गया हो। कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स क्या क्या थे पूरी प्रिपरेशन में? सबसे पहले तो दिल्ली आए हम, बहन गांव में थी, बहन काफी बीमार है, तो उन्होंने मम्मी को मेरे साथ भेज दिया। तो पहला मोटिवेशन तो वहीं से मिल गया था। ये चीज उसने अपना नहीं सोचा। अपना नहीं सोचा, तो ये इंस्पिरेशन मोटिवेशन यहाँ से शुरू हो गई थी चीजें। फिर शाम में ये था, मैं और मम्मा, वो अपना दोपहर का तारक मेहता वाला पार्ट, तो उसमें दिन में ये था कि 1 घंटा ऐसे रिलीव हो जाता था कि बातें कर लेते थे कि मम्मा आज ये बना दो, ये बना दो। किचन में जाके कभी कभी थोड़ा बहुत बना लिया, कभी कुछ। तो बस इन छोटी छोटी चीजों से खुशी मिलती रही, उनको जोड़ते रहे, लास्ट में जाके वही जुड़ गई चीजें, सही हो गया सब। एग्जाम देते हुए क्या फील हो रहा था? एग्जाम देते हुए मैंने फर्स्ट पार्ट दिया है, तो फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा क्रैमिंग वाला आ गया था कि चीजें जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे। तो मेरा क्लिनिकल थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, फैक्ट बेस्ड में है, थोड़ी चीजें भूल जाता हूँ। तो वहां पे जाके डाउट आया, थोड़ा बहुत क्वेश्चन किए, तो मैंने देखा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू किया, 10-12 तक किए, फिर मेरे को लगा यार आ ही नहीं रहे, तो फिर मैं सीधा चला गया पीछे 150 क्वेश्चन पे कि पीछे से शुरू कर देते हैं। वो पीछे वाले भी नहीं आए मेरे को, फिर मैंने 110 से शुरू किया, वहां थोड़े थोड़े आए। उस टाइम पे दिमाग में क्या लग रहा था कि यार पहले के 10 भी रह गए, लास्ट के 10 भी रह गए, तब दोबारा से सेल्फ डाउट हुआ?
काफी ज्यादा हुआ। फिर ये सोचा कि यार 150 में से 300 में से 150 ही तो लाने हैं, तो 150 क्वेश्चन मेरे पास है कि ये मार्जिन है कि इतना तो मैं कर सकता हूँ, कोई नहीं 20 क्वेश्चन ही तो नहीं आए। फिर क्वेश्चन आते रहे, फिर क्वेश्चन आए, फिर मैं वापस उन पे गया तो मेरे को वो भी थोड़े थोड़े आ गए। फर्स्ट पेपर देख के बाहर आया तो मेरे को लगा कि यार पता नहीं क्या होगा। मैंने पापा को फोन किया सबसे पहले। मेरे को पापा से कम बात करता हूँ मैं, थोड़ा सा डर लगता है। हाँ धीरे धीरे बड़े हो गए, बात होने लगी। शुरू में ये था कि बस आते थे वीकेंड पे हम पापा जी नमस्ते करके, बस वो इतनी ही कम्युनिकेशन थी पापा से। अब तो बातें होने लग गई हैं। तो फिर बताया कि मैंने कि पापा सही नहीं गया है मेरा, पता नहीं क्या होगा, सेकंड पार्ट पे डिपेंड करता है। तो फिर मम्मा को भी फोन किया मैंने, सबको मैंने डरा दिया, घर पे ऐसे माहौल बना दिया था कि यार मैं तो गया। फिर बाहर ऐसे ही बैठे थे, फिर सेकंड वाला पेपर देने गए। सेकंड वाले में हाँ क्वेश्चन किए, फर्स्ट भी आ रहा है, सेकंड भी आ रहा है, 20-30 तक सारे ही आ रहे हैं। तो सेकंड वाला काफी अच्छा गया, सेकंड वाला पेपर। हाँ एक चीज, तो जब सेकंड पेपर में आ रहा था सब कुछ, तो बीच में ओवर कॉन्फिडेंस आया कि यार अब तो हो गया? हाँ बीच में, हाँ एक बार क्वेश्चन मैं गिन रहा था, मैं फर्स्ट जब बीच में गिनने शुरू कर देते हैं, मैं क्वेश्चन कर सबसे पहले वही रहा था। मेरा प्लान था ये करने का कि मैं जो क्वेश्चन मेरे को 100% आते होंगे ना, वो मैं पहले करूंगा, फिर मैं उनको गिनूंगा कि हाँ मेरे इतने हो गए, तो फिर मेरे को ये हो जाएगा कि मैं पास तो हो गया। उसके बाद जो गैस वाले हैं वो करूंगा। तो सेकंड वाले में ऐसे करते करते गिन के लग रहा था कि हाँ मैं पास तो हो जाऊंगा, अब लग रहा है। अच्छा। तो उसके बाद फिर लास्ट में थोड़े बहुत आंसर चेंज कर दिए। मेरे 24 सिली मिस्टेक्स किए मैंने आंसर चेंज करने की वजह से। तो 24 क्वेश्चन मेरे को आते आते मैं गलत करके आ गया। तो मेरा ओवर थिंक करके या थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। हाँ पर सेकंड पार्ट अच्छा गया। फिर लास्ट में स्कोर देखा तो 193 आ गया। तो अब मैं सोच रहा था कि यार 200 भी आ जाते, 220 भी आ जाते हैं, 24 में सही कर देता तो। हाँ पर जो भी है कि कुल मिला के पूरी जर्नी को हम देखें तो कैलकुलेटेड थी, थोड़ा सा कभी नेगेटिविटी भी थी। तो आके कॉकटेल सा बन गया, लास्ट में कॉकटेल टेस्टी बन गया, तो सही है। तो क्या सम अप अगर करना हो पूरी जर्नी को अपनी, तो क्या बोलोगे? अगर फर्स्ट ईयर से अगर आप देखोगे, किसी को भी पूछोगे, कॉलेज में भी पूछोगे कि कौन है अरविंद, अरविंद वो कैसनोवा अरविंद, अरविंद क्लब वाला अरविंद, कौन सा अरविंद, किसी से पूछोगे ना कि कौन सा पढ़ने वाला अरविंद, कोई नहीं। बुक्स छोड़ के हर जगह, बुक्स छोड़ के हर जगह गेम्स में क्रिकेट खेल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। हाँ एक चीज और है, इंडिपेंडेंस बाहर जाके एक चीज जो सबसे गलत है, जो पढ़ाई से भी गलत है बच्चों को या स्टूडेंट्स को, वो चीज है नशा। क्योंकि वहां कोई नहीं देख रहा होता, पेरेंट्स पैसा कितना भी दे देते हैं। तो इस चीज के लिए एक राइट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाना, राइट कंपनी के साथ काम करना, या राइट मेंटर्स का होना, जो भी अलग अलग वर्ड यूज करते हैं, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि पेरेंट्स को अगर थोड़े से मिलते हैं ना इनपुट कि हाँ गलत लाइन पे जा रहा है, तो वो बात कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि 70-75% लोग जिनके जो एडमिशन कराते हैं वो बिल्कुल ऐसे जाके हाँ अबेंडन कर देते हैं। तो ये चीज देखी है मैंने कि लोग पूरे दिन नशे में रहते हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा होता शुरू में। हाँ कंपनी गलत किसी को भी मिल जाती है, मेरे भी दोस्त है। तो उस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी है, तो उसको नहीं करना चाहिए कुछ भी। मैंने नहीं किया ये चीज। मेरे को पढ़ाई एग्जाम से भी ज्यादा प्राउड हूँ कि मेरे को कि भाई विश्वास करके घर वालों ने भेजा था, तो इस लाइन पे तो कभी नहीं गया। बहुत सही बात है। और हम लोग जो पेरेंट्स को बताते हैं वो चीज कई बार ना बच्चों को उस टाइम पे लगती है कि हम कंप्लेन कर रहे हैं, और एक्चुअली में हम लोग पेरेंट्स को इसलिए बताते हैं बिकॉज पेरेंट्स ही हैं जो सब कुछ पॉसिबल करवा पा रहे हैं। हम लोग बाद में सीन में आते हैं, राइट? क्योंकि सबसे पहले पेरेंट्स ने डिसाइड किया है ना कि हाँ बच्चे को भेजना है, और इट इज वेरी बहुत हार्ड अर्नड मनी है। और पेरेंट्स जो अपने बच्चों को 6 साल के लिए बाहर भेज रहे हैं, तो उन लोगों के लिए पहली एक बहुत बड़ा स्टेप है ये, राइट? और उसके बाद अगर पेरेंट्स तक ही सच्चाई ना पहुंचे, बच्चे कई बार बच्चे अपने पीयर्स की वजह से चीजें मैनिपुलेट करने लगते हैं, तो पेरेंट्स तक चीजें बहुत फिल्टर होके आती हैं, तो पेरेंट्स को नहीं रियलाइज हो पाता है, पता ही नहीं लग पाता इनफैक्ट। तो अगर हम लोगों ने बताया भी है, आप लोग के बैच में भी, आप लोग के बाद भी बताया है, तो वो कंप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताया है, थोड़ा सा इसलिए बताया कि कई बार पेरेंट्स बच्चों को ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो जब वो अपने बच्चे को समझाते हैं, इट इज नॉट लाइक कि हम डांट पड़वाने के लिए बता रहे हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा ये भी सोचना चाहिए कि उन्हीं के पेरेंट्स को बताया है, हाँ जी, और किसी के पेरेंट्स को नहीं बताया, राइट? और अगर बताया है पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स समझाते हैं, तो कई बार बच्चे एनलाइटन होते हैं,
एंड दे गेट बैक ऑन ट्रैक एज वेल। जो सबसे बड़ा एग्जांपल अरविंद ही है आपके सामने। आप मेरे केस में देखो, अगर वो शुरू में वो चीज इंस्पायरिंग माइंड आप नहीं करते तो आज बिल्कुल अलग सिनेरियो होता। जो लोग हैं जिनके साथ ये चीज नहीं हुई, जो गलत लाइन पे थे, राइट टाइम पे उनके घर पे नहीं बताया गया, या घर पे बताना भी जरूरी नहीं है, लोग वैसे भी समझ जाते हैं, तो आज वो लोग या तो अभी वो मेरे जूनियर हो गए हैं, 2-2 साल बैक लग गई है, या वो लोग पास नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर मैं आप टाइम पे वो चीज़ नहीं करते या नहीं होती तो आज शायद मैं भी वहीं होता। तो फिर वही चीज़ है कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज मैं अगर पीछे मुड़ के देखूँ उस चीज़ को तो। वेरी राइटली सेड। तो अरविंद, बहुत अमेजिंग कॉन्वर्सेशन है, आई गेस सबने एंजॉय भी किया होगा और नोट डाउन भी किए होंगे पॉइंट्स। तो अब जो अपकमिंग एमसीआई एफएमजी है वो आई गेस 14 जनवरी के आसपास है। 12th ऑफ जनवरी, तो लगभग 2 महीने बचे हैं। तो अभी बताओ, किसी ने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन अगर अभी तक नहीं करी है और उसको 50-60 डेज अगर बचे हैं प्रिपरेशन के लिए, तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे रिमार्केबल डिफरेंस आएगा? अगर 50-60 डेज हैं, अगर इससे पहले बुक्स टच ही नहीं किए तो आप लोग मेन वीडियोस तो नहीं देख सकते हैं अभी, तो उनको शुरू करना चाहिए रैपिड रिवीजन से। रैपिड रिवीजन एक बार वीडियोस देख लो, लेकिन हाँ ये है कि टाइम कम है तो मेहनत ज़्यादा करनी होगी। रैपिड रिवीजन वीडियोस प्लस क्वेश्चन, ये नहीं है कि हम पहले दिन 20 करेंगे फिर 30 फिर 100 पे पहुंचेंगे। फर्स्ट डे से 100 पे शुरू करते हैं, टाइम कम है तो ग्राइंड तो करना पड़ेगा। हाँ हो सकती है, मैंने देखा है लोगों को पास होते हैं, वो चीज़ करनी है। सारी वीडियोस एक बार हो गई रैपिड रिवीजन, उसके बाद हाँ मेरा एक अपना फॉर्मूला है कस्टम मॉड्यूल बनाने का। अभी जैसे मैंने एक सब्जेक्ट कर लिया तो मैं उसका कस्टम मॉड्यूल बना रहा हूँ। उसके बाद जो सेकंड सब्जेक्ट शुरू कर लिया तो मैं जो मॉड्यूल बनाऊंगा वो सेकंड का तो बनाऊंगा, लेकिन बीच में एक दिन जो फर्स्ट 2 सब्जेक्ट हो चुके उनको भी ऐड कर लूंगा। इससे चीज क्या होती है कि साथ साथ एक्टिव रिवीजन होता रहता है। अगर वो नहीं करते हैं तो रिवीजन में ज्यादा टाइम चाहिए। तो मेरे सारे सब्जेक्ट लास्ट में जब मैं 19 सब्जेक्ट पे पहुंचूंगा तो मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट भी होगा जो मैं जिसको रोज थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ। तो ये चीज लाके अगर रिवीजन का टाइम कम है तो ये ट्रिक या ये मेरा हैक काफी सही काम करता है। अभी मेरे से कम 12-13 लोग हैं जो मेंटरशिप ले रहे हैं, जो पूछ रहे हैं चीजें। अच्छा। तो मैं उनको बता रहा हूँ ये सब, उनके जीटीज में भी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। 1-2 लोगों की मैंने भैया से भी बात कराई है जिनको ज्यादा ही सेल्फ डाउट था, तो वो चीज कर रहे हैं अभी, और आई होप पास हो जाएंगे वो भी अच्छे से। नहीं, बिल्कुल हो जाएंगे। और ये जो चीज आपने एक्टिव रिवीजन वाली बताई, सिर्फ लास्ट तक का वेट ना करके कि 50 दिन में से 30-40 दिन एक बार पढ़ लिया, लास्ट के 10-15 दिन में, तो आपकी वाली स्ट्रैटेजी में ये हो रहा है कि रिवीजन इन रिवीजन भी साथ साथ में चल रहा है, कि टच में रह रहे हैं आपके मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो पॉसिबल है अभी 50-60 डेज में? बिल्कुल। अगर कोई अभी डिसहार्टेंड हो कि भाई अब नहीं हो रहा, जनवरी के बाद ही देखेंगे अगले अटेम्प्ट में, तो कल मैं हॉस्पिटल में था ब्लड बैंक में, तब एक मेरे जूनियर का फोन आया था। तो वो बोल रहे थे कि भैया अब क्या करें, मैं मैरो ले लूं या प्रेप ले लूं, या मैं क्या करूं, अब जाके कोचिंग कर लूं या कुछ क्रैश कोर्स कर लूं। तो उससे मैंने काफ़ी देर बात की, मैंने उसको क्वेश्चन बैंक दिलवाया है कि इससे क्वेश्चन कर ले, रोज के इतने क्वेश्चन कर ले, बाकी जो डाउट हो मेरे से पूछ। और सब्जेक्ट एक बार तो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी कि सिर्फ क्वेश्चन आपको फिर एक रॉन्ग आइडिया दे देते हैं कि आपको क्वेश्चंस करोगे 20 गलत हो जाएंगे, फिर आप अगले दिन क्वेश्चन ही नहीं करोगे। तो पहले दिन शुरू उन क्वेश्चंस को करो जो टॉपिक पढ़ लिया है। पर हाँ वो चीज़ है कि आपको 14-15-16 घंटे तक खींचना पड़ सकता है क्योंकि काफ़ी कम टाइम है। हाँ पर स्कोर्स आप क्वेश्चन और ये चीज़ यूज करके अब भी 180+ इजी ला सकते हैं। बहुत सही चीज़ है कि अभी भी अगर होप छोड़ चुके हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कर सकते हो। तो अरविंद, कोई लास्ट मैसेज अगर अभी देना चाहते हो अपने जूनियर्स को जिन्होंने पहले काफी कुछ बोला, या अभी भी आपके साथ के कलीग्स हैं, आगे आने वाले टाइम में अपने पोटेंशियल को खुद से ही देखा कि क्या क्या है, जो चीजें नहीं सोची थी वो हुई, तो अभी क्या सम अप करके कुछ बोलना चाहते हो, कुछ मोटिवेशनल चीज बताना चाहते हो, कुछ मलाल है, कुछ रिग्रेट है आगे की, कुछ प्लान है, क्या कुछ सम अप करो? 2-3 पॉइंट हैं जो मैं अलग अलग, जो जर्नी के अलग अलग पार्ट में उनके लिए देना चाहता हूँ। एक तो अभी जो 10th 12th में है, जो क्या पता जिनके सामने वीडियो आ जाए, कि बेस्ट ऑप्शन है आप अगर पेरेंट्स का पैसा बचाना है, खुद का टाइम थोड़ा बचाना है, तो आप मेहनत करो, सीट निकालो, ये बेस्ट ऑप्शन है। फर्स्ट थिंग, इन केस कई बार होता है कि पेपर में बीमार हो जाते हैं, कुछ भी रीजन XYZ होता है, स्कोर अच्छा नहीं कर पाए, प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं,
तो एक तो पेरेंट्स का 1.5-2 करोड़ मत लगाओ, कोई सेंस नहीं बनती उस चीज़ की। हम सेम चीज़ बाहर जाके पढ़ सकते हैं और सेम वैल्यू है, कोई फ़र्क नहीं है। अभी मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। एक तो ये चीज़ हो गई उस एज ग्रुप के लिए। एक हो गई जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए, कि आप इस चीज़ को डिले मत करते रहो कि 1 साल नहीं पढ़ पा रहे हो या कुछ हो रहा है तो उसको 2 साल, 3 साल, 4 साल ड्रॉप करके, मैंने देखा है लोग 5-6 साल ड्रॉप करके आ रहे हैं पढ़ने। तो जो आपको डिसीज़न लेना है वो टाइम से ले लो। अगला मैसेज है जो फर्स्ट सेकंड ईयर में है, कि फर्स्ट सेकंड ईयर में जो आपको इंडिपेंडेंस मिली है उस इंडिपेंडेंस को यूज़ करो। ठीक है, घूमना-फिरना, लेकिन एक लिमिट तक। और शुरू से ही जो आपके अच्छे सीनियर हैं जो पढ़ते हैं, आपको अच्छे लोग ढूँढने हैं। अच्छे लोग होंगे, अच्छी गाइडेंस मिलेगी, अच्छी कंपनी रहेगी, सब सही रहेगा। आप अच्छे फ्लाइंग कलर्स के साथ निकलोगे कॉलेज से। कॉलेज में भी प्रोफेसर्स भी अच्छे से बात करेंगे, सब सही रहेगा। तो ये फर्स्ट सेकंड ईयर से थोड़ा-थोड़ा शुरू कर दो। ये नहीं तब, एक तो लास्ट में आके लास्ट 9 महीने में 15 घंटे दिन में पढ़ना पड़ रहा है। वहाँ पे आप आके शुरू से 2-2 घंटे भी करोगे जो सब्जेक्ट चल रहे हैं तो चीज़ें सही हो जाएँगी। एक 5th-6th ईयर में अगली पॉइंट, जो अभी 5th-6th ईयर में जो नहीं पढ़े हैं पीछे, उनको लग रहा होगा कि यार अब तो, अभी तो कुछ लोगों को रियलाइजेशन ही नहीं हुआ होगा कि क्या करना है। एफएमजी हाँ हो जाएगा, सब कर लेते हैं 6 महीने में गौतम नगर जाके, सब नहीं करते हैं। 40,000 दिया था मेरे साथ पेपर लोगों ने, उसमें से 5,000 पास हुए हैं। तो 35,000 इज ए बिग नंबर। जो लोग अभी बैठे हैं, अगली बार 35 और आ जाएंगे, 70,000 हो जाएंगे। तो फिर वो लोगों का ये है कि उनको शुरू कर देना चाहिए, मत डिले करो, आके बहुत दिक्कत होती है उनके लिए कि हाँ स्टार्ट कर दो, अपना प्लान बनाओ खुद के लिए। 5th ईयर तक पहुंच गए तो सबको पता होता है कि कैसे सब्जेक्ट होते हैं, कौन से होते हैं, वो चीज़ कर लेनी चाहिए। एक होता है कि जो अभी जस्ट आए हैं या आएंगे, वो आके अपना प्लान बनाएं, एक बड़े सब्जेक्ट को बड़ी वीडियो से ऐसे करके अपने लिए एक प्लान करें टेलर, उससे करें। एक जो है कि जो अभी एग्जाम के 2 महीने भी नहीं बचे, अभी जो बैठे हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा या कोचिंग गए, क्लासेस बंक कर ली, तो उनके लिए बस अभी ये 1-2 दिन नवंबर, अभी ये लास्ट टाइम है। अभी कुछ कर लेंगे तो कर लेंगे, लास्ट में तो जाके कुछ नहीं होना। फिर लास्ट में उनको 1 महीने में ये लगेगा कि यार हमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, फिर भी हमारा नहीं हुआ। फिर रिजल्ट के बाद वो 3-4 महीने, 2 महीने फिर रिग्रेट में ऐसे करके निकाल देंगे, अगला भी नहीं होगा। तो ये लास्ट मैसेज उन लोगों के लिए था कि अभी भी चीज़ें हो सकती हैं। अपने पेरेंट्स की तरफ देखो, खुद की तरफ देखो। इस बैरियर को क्रॉस करने के बाद एक अगला स्टेप तभी लिया जा सकता है कि इस स्टेप पे अब 7-8 साल थोड़ी एमबीबीएस में लगाने हैं कि हाँ 6 साल एमबीबीएस कर ली, 6 साल में आराम से एफएमजी निकालेंगे। तो लास्ट मैसेज उनके लिए कि अब भी चीज़ें पॉसिबल हैं, मैंने किया है तो कोई भी कर सकता है। और ये भी है कि 12th के बाद भी कुछ पेरेंट्स को या किसी को कोई बोल दे आके कि तुम्हारा बच्चा नहीं जा सकता या नहीं कर सकता, तो सब में पोटेंशियल होता है। आपको देखना है कि आपके बच्चे में, आप भेज रहे हो उसको बस थोड़ा समझा के भेजो और सही लोगों के साथ भेजो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जो 40,000 बच्चे अभी हमारे साथ एग्ज़ाम दिया, उनमें से मुश्किल से कुछ लोग गए होंगे। फॉर एग्जांपल मैं इंस्पायरिंग माइंड का बता रहा हूँ, 1-2 और अच्छी कंपनीज हैं जो काम करती हैं अच्छे वेलफेयर में, राइट हैंड होल्डिंग के साथ। तो उसमें इंस्पायरिंग माइंड के हमारे ग्रुप में 20 लोग थे हम, जिसमें से एक ने यूएसएमएलए निकाल लिया है, मोस्ट ऑफ सब ने, हमने एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया है। उत्कर्ष 200 लाया, अभी सफदरजंग में इंटर्नशिप कर रहा है। तो जितने भी लोग जो इंस्पायरिंग माइंड से डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी जुड़े, उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ है। एटलीस्ट अच्छी मेंटरशिप मिल गई है, फ्रॉड नहीं हुआ है, तो चीज़ें सही रहती हैं। और भी तो हमें सही लोग ढूंढने हैं, तो वो चीज़ खुद करनी होती है कि शुरू में ही सही लोग मिल जाते हैं तो जर्नी सही रहती है। बाद में मिल जाते हैं तो ये रहता है कि कवर अप करना पड़ता है ज़्यादा मेहनत। तो वैसे लास्ट मैसेज। वेरी गुड। तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया इस पॉडकास्ट को, इस इंटरव्यू को, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। और एक चीज जो मुझे पूरे ऑलमोस्ट 1 घंटे में समझ आई है कि अरविंद हैज ग्रोन, ही हैज मैच्योर्ड अ लॉट ओवर द टाइम। और ये एक्चुअली में एक वो पॉजिटिविटी की मैग्नेट बन चुका है। सो अगर आप ये पूरा वीडियो अभी आपने देखा ही होगा तो यू विल रियलाइज एट सो मेनी पॉइंट्स कि इसने अपने पूरे सर्कमस्टांसेस में से, पूरी खराब सिचुएशंस में से पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें इसने उठाई हैं। सो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके बाद भी इसने वो चीजें ढूंढी हैं जो इसको हेल्प करें, रादर देन क्रेविंग अबाउट कि क्या क्या चीजें सही नहीं गई हैं। इसने दूसरी चीज, दूसरे एस्पेक्ट को पकड़ा है चीजों के। तो ये बहुत ही एक अमेजिंग चीज है जो एक आपकी पर्सनालिटी ट्रेट भी है कि अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हो
तो आपके पास पॉजिटिव चीजों की कमी नहीं है। और अगर आप नेगेटिविटी के टुवर्ड्स ही जाओगे तो वो आपको कभी भी अच्छी चीज की टुवर्ड्स देखने ही नहीं देगी। वही है ना कि नेगेटिविटी हमेशा खुद आती है, पॉजिटिविटी की साइड हमें जाना होता हमें है, जाना पड़ता है और उसमें एफर्ट लगता है, उसमें एफर्ट लगता मुश्किल होती है वो चीज। फिर भी अगर हम मुश्किल काम करेंगे तो वो अच्छे रिजल्ट्स ही देगी। तो थैंक यू सो मच अरविंद। है। एक लास्ट मैसेज है मेरा, जो लोग अभी, जिनको लग रहा है कि कुछ लोग हैं अभी जो अब भी डाउट करते हैं मुझ पे काफी, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ, पीजी के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दिया मैंने, तो उनको लग रहा है कि एफएमजी इसका शायद तुक्के में हो गया। आई गोट 193 नॉट बैड मार्क्स, बट उनको अब भी लग रहा है कि इसका तो तुक्के में हो गया, लग गया, लक था, वो था। अभी आगे नीट पीजी आ रहा है, आई होप एक अगला पॉडकास्ट आप नीट पीजी के बाद बना रहे हो जरूर जरूर करेंगे। और हाँ, ये लोगों के लिए बोलना बहुत आसान है कि फॉर्चुनेट था, लकी था, बट मेरे को ये लगता है अपनी जर्नी में भी कि फॉर्चून हमेशा ब्रेव को ही फेवर करता है। तो सब क्यों नहीं लकी होते? लक कुछ नहीं होता, ये हमेशा आपका एफर्ट होता है, आपकी मेहनत होती है, और वही ट्रांसेंड करती है आपके एक रिजल्ट में। जरूरी नहीं है हमेशा अच्छा ही रिजल्ट आए, कई बार आपका एक प्योर सोल होना भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप लाइफ को किस तरीके से देखते हो। और 193 एक ओके स्कोर नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर है। जो भी पास हो रहा है, जो भी पास नहीं हो रहा है, अगर उसने मेहनत अच्छे से करी है तो जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो, वो सेकंड अटेम्प्ट में भी पास हो सकता है, वो थर्ड अटेम्प्ट में भी पास हो सकता है। मैटर ये करता है कि आप एफर्ट किस सिंसियरिटी से डाल रहे हो। हाँ, कई बार क्या होता है कि मेहनत करते हैं लोग, कोई भी XYZ रीजन से नहीं हो पाते हैं लोग। उन लोगों को मैंने, जिनका थर्ड ईयर एफएमजी है, उन्होंने फर्स्ट टाइम में नीट पीजी में अच्छा स्कोर किया है। बिल्कुल। तो वो चीजें नहीं है कि आपका सेकंड अटेम्प्ट हो चुका है तो अब चीजें नहीं होंगी आगे। कई बार ये होता है कि बस एक बैरियर क्रॉस करने के बाद आगे सब बहुत स्मूथली हो जाता है, क्योंकि आपने मेहनत की हुई है, करी हुई है। तो वो चीज से डिमोटिवेट नहीं होना है कि मेरा दूसरा हो गया तो अब बस गया मैं, तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही। और ये बहुत ही लंबी जर्नी है ये, जो कि आई एम श्योर एफएमजी पे तो नहीं रुकेगी। Once you have chosen to be a doctor, तो lifelong till your last breath you have to struggle and you have to improve, you have to grow. तो बहुत मजा आया मुझे तो। थैंक यू सो मच अरविंद for coming and joining us in this podcast. Many congratulations. Thank you so much. Best regards to your parents as well, जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, आपके जितनी ही नहीं है, आपसे ज्यादा ही मेहनत करी है। So best wishes आपको for your all the future endeavors, and I hope and I pray कि हम और भी podcast बहुत ही जल्दी बनाए with the many positive results in the coming future. Thank you so much. Thank you. So thank you so much for watching, and please like, hit the subscribe button and comment करो जो भी आपको अच्छा लगा, whatever you want to see on our channel again. बहुत सारा एफर्ट गया है इस वीडियो में भी, बहुत टाइम के बाद बना रहे हैं, and I guess दोबारा से जर्नी फेज 2 भी हमारा अच्छा ही होने वाला है। So thank you so much.